नाज़रीन, जब से फ्रांस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में गुस्ताखी की मज़मूम और कबीह हरकत की गई है, पाकिस्तान में एक मजहबी दहशतगर्द तंजीम ने पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के साथ गठजोड़ करके मुल्क में फसादात बर्पा कर रखे हैं। आलम इस्लाम में से इस वाक़या पर अगर कोई सबसे मौसर आवाज़ उठाई गई तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बुलंद की। लेकिन ये मुतालबा करना कि हम मजहबी बुनियाद पर फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म कर लें किसी तौर भी पाकिस्तान के हक में नहीं है। इसके निहायत शदीद मुनफी असरात होंगे, जबकि इस दहशतगर्द गिरोह को अपने इशारों पर नचाने वाले भारतीय भी ये बात बखूबी जानते हैं। आइए मैं आपको 1400 साल पीछे ले जाती हूँ। 20 रमजान सन 8 हिजरी मुताबिक 10 जनवरी सन 630 ईस्वी को फतह मक्का का अजीम वाक़या पेश आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होने से पहले हुक्म दिया कि जो तुमसे जंग करे इससे जंग करना, किसी घर में बिला इजाजत दाखिल नहीं होना, किसी बच्चे खातून को नुकसान नहीं पहुंचाना। काबा में बुतों के तस्वीर और मुजस्समे नस्ब थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तोड़ने का हुक्म दिया, जिसकी तामील की गई। जब नमाज का वक्त हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल इब्ने रबाह को हुक्म फरमाया कि काबा के ऊपर चढ़ के अजान दे। हजरत बिलाल काबा के ऊपर चढ़ गए और अजान दी। ये था फतह मक्का, जिसमें एक पत्ता भी नहीं तोड़ा गया। अब आते हैं मुल्क भर में होने वाले वाकयात की जानिब। तहरीक लब्बैक वालों ने पाकिस्तान भर में धरने के नाम पे निजाम जिंदगी को मफलूज कर रखा है। गाड़ियां जलाई जा रही हैं। 22 शहरों में निजाम ट्रैफिक मफलूज है। लोगों को पत्थरों डंडों से मारा जा रहा है। गाड़ियों के टायरों की हवा निकाली जा रही है। एम्बुलेंसेस ट्रैफिक में फंसी हुई, जिसकी वजह से कई मरीजों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। एहतजाज के नाम पे तोड़ फोड़ और तोड़ फोड़ की आड़ में लूट मार की जा रही है। पूछना सिर्फ ये था कि जिस ज़ाते उक़दस सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये सब किया जा रहा, क्या ये उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है? समझ नहीं आती कि ये मजहबी जमातें मासूम बच्चों और बच्चियों के रेप केसेस के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करती? कभी सूद के खिलाफ जल से जलूस एहतजाज क्यों नहीं करती? आज तक इस मुल्क में मजहबी जमातों ने सिवाय फिरका वारियत, तशद्दुद, मारपीट, रोड ब्लॉक, तू काफिर तू भी काफिर के अलावा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? इन जाली आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा चैलेंज है कि अपनी गाड़ियां, अपनी अमलाक जला के दिखाएं। एहतजाज के नाम पे मासूम लोगों की हक हलाल की कमाई को क्यों नजरे आतिश किया जा रहा? मजहब कार्ड के नाम पे कब तक लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा? इकबाल ने इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि शोर है होगी दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वुज़ा में तुम नसारा, तुम तमद्दन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इन लोगों को ना तो दुनिया की प्लानिंग की समझ है और ना दीन की असल समझ है। बस जज्बाती बच्चों की तरह चिल्लाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े प्लानर थे, जिन्होंने मदीना में गुस्ताख यहूदियों से मुआहदे किए और रियासत को चलाया। लेकिन जब रियासत अपनी ताकत हासिल कर चुकी तो यहूदियों की गुस्ताखी पे इनको निकाल बाहर किया। हर चीज का वक्त होता है। जिस फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से बेदखल करने के जज्बाती नारे लगाए जा रहे हैं, उसी फ्रांस से पाकिस्तान ने BRT रेड लाइन के लिए 12.3 बिलियन रुपए का सॉफ्ट लोन लिया है। ये 65 मिलियन यूरो बने हैं। ये पहली दफा नहीं हो रहा, बल्कि फ्रांस पाकिस्तान की मुआशी मदद करता रहता है और ये पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। 2016 के बाद से अब तक फ्रांस 850 मिलियन यूरो का कर्ज दे चुका है। फ्रांस पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। फ्रांस में 1 लाख से जायद पाकिस्तानी रिहाइश पजीर है। पाकिस्तान की फ्रांस की बरामदात 500 मिलियन डॉलर के लगभग है। तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर की बाहमी तजारत होती है। फ्रांस की 32 कंपनियां पाकिस्तान मईशत की सेक्टर्स जैसे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, सिविल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, पब्लिक वर्कर्स, नॉन बैंकिंग सर्विसेज वगैरह में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा फ्रांस की 185 कंपनियां पाक फ्रांस बिजनेस अलायंस की मेंबर हैं। इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात हैं, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग, दहशतगर्दी, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड, गैर कानूनी इमिग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे मामलात शामिल हैं। पाकिस्तान अपने इस अहम पार्टनर से हाथ धोने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसी सूरत में पाकिस्तान को माशी और सफारती मुहाज पे इंतहाई सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसका नतीजा मईशत के करप्शन कर जाने की सूरत में भी निकल सकता है। अगर गाजी बनना है तो गैरत ईमानी पैदा करें और मुल्क के तमाम शोबों में अपने आप को इतना मजबूत करें कि मुआशी तौर पे मजबूत हो जाए और कुफार के पैसों पे पलने की बजाय अपने कदमों पे खड़े हों। फिर जान भी कुर्बान है कि नारे खुल के लगाएंगे, वरना इन्हीं की घरेलू एशिया इस्तेमाल करके इन्हीं के पैसों से बनी सड़क पर नारे लगाओगे तो बात नहीं बनेगी। बात फ्रांस के सफीर को निकालने की नहीं है, बात मसले के हल की है। क्या इस तरह से मसला हल हो जाएगा?
جن جاہلین کو نہ دین کا پتہ ہے اور نہ دنیا کا، ان سے ہم بین الاقوامی تعلقات عامہ انٹرنیشنل افیئرز سمجھنے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اچھا فرض کیجئے کہ کل کو اگر خدا نخواستہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور دیگر مغربی ممالک بھی گستاخی کرتے ہیں تو کیا ان کے بھی سفیروں کو نکال دیا جائے گا؟ کیا یہ کرنا مسئلے کا حل ہوگا؟ یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے جس کو نہایت مدبرانہ طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ گستاخی والے معاملے میں سب سے بہترین حل عمران خان نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اسلام فوبیا پھیلا ہے اس کو اپنے بار بار موقف دہرانے سے حل کرنا ہے۔ مغربی دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام فوبیا دہشت گردوں کو جواز فراہم کرتا ہے، اس لیے ہم کو اسلام فوبیا ختم کرنا ہوگا۔ اب سوال تو یہ ہے کہ جب یہ اسلام فوبیا پھیل رہا تھا تب تحریک لبیک والے کدھر تھے؟ تب ان جاہلین کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے 99% کارکنان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسلام فوبیا کی تاریخ کیا ہے۔ اس بار حکومت نے ان کو مکمل صفایا کرنے کا پلان بنا لیا ہے تاکہ قوم کو ان کی شرپسندی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ حکومت پاکستان نے رواں ہفتے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہروں کے ذریعے نظام زندگی درم برم کرنے والی اس سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بات کا اعلان پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آج ایک دھواں-دار پریس کانفرنس میں کیا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پابندی لگانے کا فیصلہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت کیا گیا ہے اور پنجاب کی صوبائی حکومت نے تنظیم پر پابندی لگانے کی سفارش کی ہے، جس کے بعد اس سلسلے میں وفاقی کابینہ کو سمری بھیجی جا رہی ہے۔ تحریک لبیک پر سیاسی حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ تنظیم کے کردار کی وجہ سے پابندی لگائی جا رہی ہے۔ شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا وہ اس پر قائم تھی، لیکن ہماری ان کو منانے کی کوششیں ناکام ہوئی۔ یہ فیض آباد آنا چاہتے تھے، ہم قرارداد اسمبلی میں اتفاق رائے سے پیش کرنا چاہتے تھے، ہماری بڑی کوششیں تھیں، لیکن وہ ہر صورت فیض آباد آنا چاہتے تھے۔ یہ ایسا مسودہ چاہتے تھے کہ یورپ کے سارے لوگ ہی واپس چلے جائیں۔ مذاکرات پر آنے سے پہلے یہ لوگ سوشل میڈیا پر پلاننگ کر کے آتے تھے اور قانون سوشل میڈیا پر سڑکیں بند کرنے اور بے امنی کے پیغامات دینے والوں کا پیچھا کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک لبیک کا سوشل میڈیا چلانے والے افراد کو سرنڈر کر دینا چاہیے، جبکہ آج ہم نے ان کو عطیات دینے والوں سے بھی باز پرس کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ان شرپسندوں سے جان چھٹی۔ میں عمران خان اور شیخ رشید سمیت پوری حکومت کو خراج تحسین پیش